एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम म्यूचुअल फंड में अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं तो कुछ बेसिक से मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जो हमारा रिटर्न बनना चाहिए था उतना हम नहीं बना पाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें और 1% भी अगर आपको रिटर्न कम मिला, उस कंडीशन में आपका लाखों का नुकसान हो जाता है। इसलिए जब भी हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत बारीकियों से आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है और नंबर ऑफ फंड्स को लेकर के आपको और ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे मन में ये परसेप्शन बना होता है कि जितना ज़्यादा हम फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे उतना डाइवर्सिफिकेशन होगा। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन अलग चीज़ है और ओवर डाइवर्सिफिकेशन अलग चीज़ है। जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स को ज़्यादा ऐड करते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न निगेटिव होने की संभावना हो जाती है। या निगेटिव कहने का मतलब कि थोड़ा सा कम मिलने की संभावना आपकी हो जाती है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए आप लोग के कमेंट आते हैं। कई बार मैंने देखा है कि 12 फंड्स रखे हैं किसी ने 15 फंड्स रखे हैं, किसी का 10 फंड है, किसी का 8 फंड है, किसी का 5 फंड है। तो एक्चुअली कितना अप्रोप्रिएट होता है नंबर ऑफ फंड आपके पोर्टफोलियो में, इसके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके ये भी सीखेंगे कि जब आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा होते हैं तो कैसे आपका रिटर्न प्रभावित होता है और कैसे आप लॉन्ग टर्म में अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आइडियल अगर हम लोग बात करें तो जितना कम से कम आप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप देखें कि हम लोग फंड क्यों ऐड करते हैं, फंड इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, तीनों का एक्सपोजर हमें मिल जाए। यहीं तीनों का एक्सपोजर लेने के लिए हम अलग अलग फंड को ऐड करते हैं। जैसे लार्ज कैप की बात करें तो ये ऐसी स्टॉक्स होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का होगा। मिड कैप की बात करें तो ऐसे कम स्टॉक्स होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। और स्मॉल कैप की बात करें तो ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे का होता है, उसे स्मॉल कैप कैटेगरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप किसी भी कैटेगरी में जाएंगे, जैसे लार्ज एंड मिड कैप में जाएंगे तो इन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। अगर आप मल्टी कैप में जाएंगे तो इन तीनों को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसमें तीनों का 25% यहाँ पर एक्सपोजर रखा जाता है। बाकी का जो 25% बचा वो फंड मैनेजर अपने सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप फ्लैक्सी कैप में जाएंगे तो फ्लैक्सी कैप में भी तीनों का ही एक्सपोजर रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो जितना चाहे एक्सपोजर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का रख सकते हैं। अगर आप केवल लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहेंगे तो मैक्सिमम जो इक्विटी का एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप का होता है। अगर आप केवल मिड कैप का एक्सपोजर लेना चाहेंगे तो मिड कैप का 65%, बाकी लार्ज और मिड स्मॉल कैप का 35% मिलाकर के वो एक्सपोजर लेते हैं। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का 65% और बचा 35% वो लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर फंड मैनेजर ले सकता है। मतलब कि कोई भी आप फंड सेलेक्ट करेंगे उसमें घुमा फिरा करके यही तीनों फंड होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जब हमें इन्हीं तीनों का केवल एक्सपोजर लेना है, जब आप प्योर इक्विटी की बात करते हैं तो क्यों ना हम तीन ही फंड से काम चला लें, क्योंकि जितना कम फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आइडियल जब हम लोग पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो 3 फंड से आपका काम चल जाएगा। एक आप मिड कैप का ले सकते हैं, एक स्मॉल कैप का ले सकते हैं और एक फ्लैक्सी कैप का ले सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप जब आप प्योर लेंगे तो वो रिटर्न 12 से 15% देगा, जो कि ओवरऑल जब आपका टाइम पीरियड 10 साल से ऊपर का होता है, 10 साल 15 साल से ऊपर का है, तो आपके लिए केवल लार्ज कैप एप्रोप्रिएट फंड नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा है। और इस दौरान अगर आप फ्लैक्सी कैप ले लेते हैं तो लार्ज कैप की तुलना में फ्लैक्सी कैप जो है वो हमारे लिए बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि उसमें मिड कैप का भी एक्सपोजर होगा और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर होगा। या फिर मल्टी कैप भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि मल्टी कैप से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास फ्लैक्सी कैप में है, इसलिए मल्टी कैप से ऊपर फ्लैक्सी कैप को ज़्यादा एक तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो आइडियल अगर हम लोग बात करें तो 3 फंड से आपका काम चल जाएगा, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लैक्सी कैप। ठीक है, अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल 12 साल से ऊपर का है तो। ठीक है, चलिए यहां तक हमने सीख लिया कि जितना कम से कम फंड्स रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता है। यहाँ पर देखिए, जितना कम फंड रखेंगे एक तो ओवरलैपिंग कम होगा, इसके साथ ही साथ आपको उन सभी फंड्स को ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा। जब आप 15 फंड रखते हैं तो 15 फंड को ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है हर एक 2 साल में, 1 साल में, कि वो फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर आपके पास कम फंड्स रहेंगे तो परफॉर्मेंस को चेक करना, उनको ट्रैक करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब भी आप कोई अपने
फोलियो में परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे नॉमिनी अपडेट करना, बैंक डिटेल अपडेट करना, तो जितने कम फंड रहेंगे, जितने कम एएमसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, उतना कम आपको भाग दौड़ या फिर पेपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने 15 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो पर्टिकुलरली आपको अलग अलग वहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि जितना कम अगर आप अपने पोर्टफोलियो में फंड रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अब एक बार समझते हैं ये कि ज़्यादा फंड रखने से प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे ये आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि मिड कैप कैटेगरी का 4 फंड उसने इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप कैटेगरी का 4 फंड वो ले रखा है क्योंकि उसके मन में ये परसेप्शन है, ये अवधारणा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए 4 फंड मिड कैप कैटेगरी का रखते हैं। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जो टॉप के परफॉर्मेंस देने वाले मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं उनका मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, अगर इनका 5 साल का मैं परफॉर्मेंस देखूं तो पिछले 5 साल में इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 35.77% का रहा है रिटर्न के मामले में, ठीक है, एनुअलाइज्ड। मिड कैप कैटेगरी का ही दूसरा फंड मैं लेता हूं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, और पिछले 5 साल में इनका रिटर्न अगर मैं देखूं तो 31.53% का एनुअलाइज्ड CAGR के हिसाब से इन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। मिड कैप कैटेगरी का तीसरा फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि पिछले 5 साल में इनके रिटर्न की बात करें तो 31.07% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया हुआ है। वहीं पर मिड कैप कैटेगरी के अगर चौथे फंड की बात करें तो मान लीजिए एक्सिस मिड कैप में भी किसी रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो पिछले 5 साल का अगर मैं यहाँ पर रिटर्न दिखाऊं तो 27.71% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो कि इन चारों में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 5 साल का जो रिटर्न है, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, उन सबको मैं जोड़ देता हूं और मान लीजिए बराबर बराबर सब में अगर उस रिटेल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा तो इसका एवरेज रिटर्न उसे मिलेगा। तो सबको जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो जो रिटर्न उसको मिलेगा वो मिलेगा 31.52% का। ध्यान दे दीजिएगा, 31.52% का उसे सालाना एवरेज रिटर्न मिलेगा मिड कैप कैटेगरी के 4 फंड को मिला करके, ठीक है। अब अगर मिड कैप कैटेगरी के उन चारों फंड को ना लेकर के केवल और केवल एक फंड लिया जाए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न जो है वो लगभग उतने के बराबर है। वहाँ पर रिटर्न हमें एवरेज कितना मिल रहा था, 31.52, और यहाँ पर देख लीजिए लगभग यहाँ पर समान है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, देखिए ये जो फंड है ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, 2019 से स्टार्ट हुआ था, आज 2024 में है, यानी कि लगभग 5 साल हो चुके हैं। अगर मैं 5 साल पर क्लिक करता हूं तो भी आप देख सकते हैं ये लगभग 31% का, और 2019 से अब तक अगर आप देखेंगे तो ये 2024 लगभग 5 साल का ये डेटा दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको 31.32% का रिटर्न मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप फंड ऐड करते चले जाएंगे, आपका जो रिटर्न होगा वो एवरेज होकर के आपके इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। ये देख लीजिए निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो जब आप 4 फंड में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चारों का पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है किसी ने 70 में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो मिड कैप कैटेगरी का, हो सकता है किसी ने 80 में कर रखा हो सकता है किसी ने 69 में कर रखा हो सकता है किसी ने 50 में कर रखा हो। तो कुछ फंड इसमें कॉमन हो सकते हैं, बाकी के जो फंड हैं वो क्या होंगे, वो यूनिक होंगे। तो जो यूनिक फंड है अगर सबको मिला लिया जाए तो वो लगभग 150 के बराबर हो जाते हैं मिड कैप कैटेगरी के। यानी जितना कंपनीज यानी स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी में, उन सबके एवरेज के बराबर ही तो आपको रिटर्न मिलेगा। और एवरेज के बराबर अगर आपको रिटर्न ही लेना है तो फिर आपको इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इंडेक्स भी आपको उतना रिटर्न बना करके दे रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि जब भी आप अपने डेटा को अपडेट या फिर उसमें करेक्शन कराना चाहते हैं तो वहां पर चारों के साथ आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही फंड में पेपर वर्क या फिर इस प्रकार की करेक्शन कराने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप रिटर्न अगर आपको इंडेक्स के बराबर चाहिए तो 4 या फिर 5 फंड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका एक ही फंड से काम चल जाएगा और यहाँ पर आपको पेपर वर्क भी कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या नुकसान होगा अगर आप 4 फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ही कैटेगरी के, तो चलिए देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर इनका फीस दिखाऊं जो कि ईयरली बेसिस पर आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पर पे करना पड़ता है, तो इनका जो फीस है ईयरली बेसिस पर वो है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए 0.60, ध्यान दीजिएगा 0.60। इसी प्रकार से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का अगर मैं दिखाऊं तो इनका
जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी जो सालाना फीस आप पे करेंगे अपने फंड को मैनेज कराने के लिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 0.72% का है। बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी जो सालाना चार्ज आप पे करेंगे वो है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए 0.34%। ये काफ़ी डिसेंट है, 0.34%। वहीं पर चौथा फंड जो कि आपने अगर सेलेक्ट किया इसी कैटेगरी का, और इसमें अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाने की कोशिश करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.53% का, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चारों फंड में अगर आपका बराबर का इन्वेस्टमेंट होगा तो चारों फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है उसका एवरेज हमें निकालना पड़ेगा कि सालाना हम कितना फ़ी पे करेंगे। तो इसका एवरेज निकालने के लिए 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो जो सालाना आपका फ़ी पे होगा यानी एक्सपेंस रेशियो जो आएगा एवरेज वो आएगा 0.5475 का। ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा। वहीं पर अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किए रहते चारों के बजाय केवल इंडेक्स फंड, तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाने की कोशिश करूं तो आप अपने स्क्रीन पर एक्सपेंस रेशियो देख करके चौंक जाएंगे। आप स्क्रीन पर देखिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र है 0.3%। वहाँ पर आप चारों का एवरेज 0.54% पे कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3% यहाँ पर सिर्फ पे करना है। तो एक तो आप चारों फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, रिटर्न जो है वो आप लगभग बराबर जनरेट कर पा रहे हैं इंडेक्स फंड के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न जो है वो इंडेक्स के बराबर ही मिलता है। तो जब हमें इंडेक्स के बराबर ही चाहिए तो क्यों ना डायरेक्ट ही इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप अपने लिए बेस्ट और कंसिस्टेंट परफॉर्मर चुन सकते हैं जो कि लगातार अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहा हो, अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा हो। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा एक ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो वो आपके रिटर्न को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में आप एक फंड रखिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अगर आपका बड़ा कॉर्पस है तो आप दूसरा फंड ऐड कर सकते हैं उसी कैटेगरी में। जैसे कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी में चाहते हैं तो 2 फंड, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आपका कॉर्पस है तो एक मोतीलाल ओसवाल और दूसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा फंड जब आप ऐड करने लगेंगे तो आपका रिटर्न जो है इसी तरीके से नेगेटिव तौर पर प्रभावित होने लगेगा। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।